हेलो फ्रेंड। आप सभी को गुड आफ्टरनून। राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को एग्जाम बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग राजनीतिक विज्ञान के पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में सत्ता की फायदारी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि शासन क्या होता है, शासन कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर चुका था। आगे मैंने बताया था आपको कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने भी बताया था कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया था आपको, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि देश है आपका स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि जो होती है सरकार को चुनती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आइए हम एक बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन को जान लेते हैं। आखिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है? तो जानते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते किसको है। तो लिखिएगा, ऐसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता सीधे सीधे सरकार को सीधे सरकार को चुनती है, उसे उसे प्रत्यक्ष उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड जहाँ पे आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण पूछे तो आप बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड एक देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है। अगला मैं बात करूं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता जो होती है प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि जो जाकर वहाँ सरकार को चुनती है, तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लिखिएगा, ऐसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें ऐसी व्यवस्था जनता जिसमें जनता ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता सीधे सीधे ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता सीधे सरकार को न चुनकर सीधे सरकार को न चुनकर सीधे सरकार को न चुनकर अपने अपने प्रतिनिधियों अपने प्रतिनिधियों
अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। शासन अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है के द्वारा शासन करती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं भारत। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, अगर आपसे पूछे कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो आप बता सकते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मैंने लोकतंत्र के प्रकार के बारे में चर्चा किया। आगे मैं बात करूं सत्ता की फायदारी की। अगर सत्ता की फायदारी होती क्या है, सत्ता की फायदारी होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। सत्ता की फायदारी क्या होता है। मैं बात करूं सत्ता की साझेदारी की। ये सत्ता की फायदारी क्या होता है। सत्ता की फायदारी सत्ता की फायदारी क्या होता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि सत्ता की फायदारी क्या होता है। तो जो समाज के सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, और सरकार में जब उनको समान हिस्सेदारी दी जाती है, तो फिर हम सत्ता की फायदारी कहते हैं। समाज के सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो सभी का हिस्सेदारी अगर समान हो तो फिर कहा जाता है सत्ता में साझेदारी। तो लिख सकते हैं कि समाज के समाज के सभी समाज के सभी समाज के सभी समाज के सभी वर्ग के वर्ग के लोगों समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी हिस्से हिस्सेदारी हिस्सेदारी सत्ता की फायदारी कहलाता है। हिस्सेदारी सत्ता की साझेदारी सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की फायदारी कहलाता है। अब हम सत्ता की फायदारी के दो उदाहरण लेते हैं। सत्ता की फायदारी सत्ता की साझेदारी की दो उदाहरण सत्ता की फायदारी की दो उदाहरण के माध्यम से के 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 माध्यम से के माध्यम से के माध्यम से समझा जा सकता है। के माध्यम से समझा जा सकता है। सत्ता की फायदारी की उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। सत्ता की फायदारी की उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। तो सत्ता की फायदारी की दो उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला हम लेते हैं बेल्जियम बेल्जियम पहला हम लेते हैं बेल्जियम और दूसरा लेते हैं श्रीलंका श्रीलंका। ये दोनों देशों की स्थिति को समझते हैं ताकि सत्ता की जो फायदारी है हमको समझ में आए। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे कि
में फत्ता की फ़ौजदारी किस प्रकार की जाती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। बेल्जियम में फत्ता की फ़ौजदारी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं बेल्जियम के बारे में, हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम, ये जो बेल्जियम है यूरोप का एक देश है। बेल्जियम क्या है आपका? यूरोप का, यूरोप का एक, यूरोप का एक देश है। दूसरा पॉइंट जाने आप लोग कि हरियाणा के बराबर इसका भारत के, भारत के हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा और राज्य के, हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के बराबर है। और इसकी जो जनसंख्या है लगभग 1 करोड़ आबादी है। इसकी जो आबादी है, इसकी जो आबादी है या जनसंख्या ले लीजिए 1 करोड़ के आसपास है। लगभग, लगभग, लगभग 1 करोड़ आबादी है। लगभग 1 करोड़ आबादी है। तो हमने देखा बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम क्या है? तो बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में देखा हमने। तो बेल्जियम एक यूरोप महादेश का एक देश है। भारत के हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है और लगभग 1 करोड़ इसकी आबादी है इस बेल्जियम की। और देखते हैं बेल्जियम की जातीय बनावट। बेल्जियम की जातीय बनावट देखते हैं। बेल्जियम की, बेल्जियम की जातीय बनावट, बेल्जियम की जातीय बनावट, यहाँ की जातीय बनावट किस टाइप की है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको कि जो वहाँ की 59%, 59% डच भाषा, डच भाषी, डच भाषी है। जो आपको फ्लेमिश इलाका में, फ्लेमिश, फ्लेमिश इलाका में निवास करते हैं। और दूसरा 40% फ्रेंच, फ्रेंच भाषी हैं। जो आपको बेलेनिया, बेलेनिया, बेलेनिया इलाका में निवास करते हैं। जबकि 1%, जबकि 1% जर्मन भाषी लोग रहते हैं। जबकि 1% जर्मन भाषी लोग रहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं बेल्जियम की जातीय बनावट। 59%, 59% डच भाषी हैं जो फ्लेमिश इलाका में रहते हैं। जबकि 40% फ्रेंच भाषी हैं जो बेलेनिया इलाका में रहते हैं। जबकि 1% वहाँ जर्मन भाषी हैं। जबकि 1% लोग जर्मन भाषी हैं। ये हमारी जो है बेल्जियम की जातीय बनावट है। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी की। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी की। तो बेल्जियम की राजधानी की जब हम बात करते हैं, बेल्जियम की राजधानी, तो जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है।
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ पर 80% जहाँ पर 80% फ्रेंच भाषी रहते हैं। 80% फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, जबकि 20% 20% डच भाषी लोग निवास करते हैं। बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम में 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं, जबकि 20% लोग डच भाषी हैं। अब हम बात करते हैं बेल्जियम में सत्ता की फायदारी की। हम बात करते हैं बेल्जियम में सत्ता की फायदारी की। बेल्जियम में सत्ता की फायदारी, सत्ता की फायदारी। मैं बात करूं बेल्जियम में सत्ता की फायदारी की, तो बेल्जियम ने क्या किया? पहला, क्षेत्रीय क्षेत्रीय अंतर और क्षेत्रीय अंतर और विविधता, क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक सांस्कृतिक क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। विविधता विविधता को विविधता को स्वीकार किया। विविधता को स्वीकार किया। नेक्स्ट में बात करूं 1970 1970 और 1970 और 1993 के बीच, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में 4 बार संविधान संशोधन किया, ताकि लोग मिलजुल कर रह सके। 1970 और 1993 के बीच, 1970 और 1993 के बीच, 1970 और 1993 के बीच संविधान में 4 बार संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, ताकि ताकि बेल्जियम के लोग बेल्जियम के लोग ताकि बेल्जियम के लोग आपस में मिलजुल कर मिल आपस में मिलजुल कर रह सके, ताकि बेल्जियम के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में 4 बार संविधान को संशोधन किया गया, ताकि बेल्जियम के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके। अगला बात है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी डच और फ्रेंच भाषी फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या मंत्रियों की संख्या समान रखी गई समान रखी गई समान रखी गई ताकि समान रखी गई ताकि संविधान ताकि ताकि आपसी सहमति से ताकि आपसी सहमति से
कानून पारित हो सके, आपसी सहमति से कानून पारित हो सके। तो क्या किया गया, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई ताकि आपसी सहमति से कानून पारित हो सके। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं बेल्जियम की क्षेत्रीय सरकार की स्थिति। बेल्जियम की क्षेत्रीय सरकार की स्थिति हम देख लेते हैं। बेल्जियम की क्षेत्रीय सरकार की स्थिति, हम देख लेते हैं। बेल्जियम की क्षेत्रीय सरकार की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और दूसरा, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे सरकार का गठन, जिसे हम कह सकते हैं सामुदायिक सरकार, ये रहा आपका बेल्जियम में सत्ता की फायदारी। एक बार मैं पुनः फिर से रिकॉल कर लेता हूँ जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने देखा पहला, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार में हम लोग देखे, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें मैंने आपको बताया कि जनता सीधे सरकार को चुनती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें हमने आपको बताया कि जनता पहले प्रतिनिधि को चुनती है, अब प्रतिनिधि सरकार को चुनती है और इस माध्यम से शासन किया जाता है। जैसे भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ये हमने चर्चा कर लिया। आगे मैं बात करूं, हमने सत्ता की फायदारी, तो हमने आपको बताया कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, अमीर हो या गरीब, सभी को समान अधिकार मिले, समान हिस्सेदारी मिले, तो फिर हम कहते हैं सत्ता की फायदारी। और सत्ता की फायदारी को हम दो उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने पहला आपको बताया बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद पढ़ेंगे हम लोग श्रीलंका के बारे में। तो आपको मैंने बेल्जियम के बारे में बताया कि बेल्जियम जो है एक यूरोप का एक देश है, भारत के हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है, जबकि लगभग 1 करोड़ आबादी है उसकी बेल्जियम की। बेल्जियम की अगर जातीय बनावट की मैं बात करूं तो 49% डच भाषी जो फ्लेमिश इलाका में रहते हैं, जबकि 40%
फ्रेंच भाषी हैं जो आपको बिलेनिया इलाका में रहते हैं, जबकि 1% जर्मन भाषी लोग वहाँ निवास करते हैं। अगला, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, जिसमें ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं और 20% डच भाषी लोग रहते हैं। बेल्जियम में सत्ता की फौजदारी की बात करें तो वहाँ के सरकार ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। वहाँ की जो सरकार है बेल्जियम की, उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। और अगला बात, 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 बार संशोधन किया गया ताकि बेल्जियम के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके। और नेक्स्ट बात, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई ताकि आपसी सहमति से कानून बन सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेल्जियम की क्षेत्रीय सरकार की स्थिति के बारे में। तो बेल्जियम की क्षेत्रीय सरकार की स्थिति को देखते हैं तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार, दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व दिया गया और केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे सरकार गठन किया जिसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो हमने बेल्जियम में सत्ता की फौजदारी देखा और बाकी बच्चे हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे श्रीलंका में सत्ता की फौजदारी। अगर आप लोग हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का मिस्टर एक्सपर्ट गुरुजी, और ऑफलाइन जो हमारी सेंटर है बाबा वीडियो हॉल के मकान के सामने डॉक्टर फाहिद हुसैन के मकान में नियर गर्ल हाई स्कूल नबीनगर के पास। और बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर एक एग्जाम पे जरूर जुड़े और फ्री में क्लास देखने के लिए फिलहाल आप मिस्टर एक्सपर्ट गुरुजी पर विजिट करें और क्लास को आप लोग फ्री में लेते रहें और नोट्स बनाएं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने संस्थान का नाम रोशन करें, अपने गार्जियन का नाम रोशन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में।